सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। संगीता जी, आपको भी हमारा नमस्कार। मेरा भी आपको बहुत बहुत नमस्कार ममता जी, और सभी सुनने वाली सखियों को और सभी सखाओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ममता जी, कहीं खो गई हैं क्या? हाँ, खो गई हूँ। बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, यादों का खजाना जैसे खुल गया है। पिटारा बिल्कुल यादों का। पूछेंगे नहीं कौन सी याद? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज है दूरदर्शन दिवस जी। और जब हमने देखा कि दूरदर्शन दिवस है तो जाने कौन कौन सी बातें जहन में आने लगी। वो पुरानी बातें, पुराने जो धारावाहिक होते थे जिसके लिए हम इंतजार किया करते थे पूरे सप्ताह। आपको भी याद होगा, बुनियाद, हम लोग, और जाने कौन कौन सी रामायण महाभारत, जिसके लिए तो बाकायदा देखने के लिए नहा धो के तैयार रहते थे कि अब रामायण आने वाला है। और गलियों में, सड़कों पे जैसे कर्फ्यू सा लग जाता था, सब लोग इंतजार करते थे। और किसी एक घर में टीवी होता था तो भाग के उसके घर जाया जाता था और बाकायदा उसी टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से मेलजोल होती थी। जिसके यहाँ टीवी देखने जाते थे चाय नाश्ता भी मिलता था। जी। आपको नहीं याद आ रहा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल याद आ रहा है। और उस समय की बात एक और याद आती है ममता जी कि जो टीवी था ना, उसमें बड़ी हलचल सी कभी कभी हो जाया करती थी, तो उसके लिए बार बार एंटीना जो है ऊपर से सेट किया जाता था। लेकिन एक चीज और बड़ी अच्छी थी कि जो फिल्में आती थी वो सप्ताह में बहुत एक आध दिन दिखाई जाती थी, तो इसका जो इंतजार होता था वो बहुत ज्यादा होता था। और कई बार जो सीरियल, जैसा कि आपने रामायण महाभारत की बात करी, तो उसके तो एक एपिसोड देखे तो फिर दूसरे एपिसोड का इंतजार होता ही नहीं, बेकरारी बढ़ जाती थी। और जब इम्तिहान का समय होता था तो प्रतिबंध लगता था कि अब टीवी नहीं देखना है, दूरदर्शन नहीं ऑन ही नहीं करना है, मतलब आपको नहीं देखना है। तो बस इम्तिहान के समय की 1 महीना है, 15 दिन किसी तरह से बीते और उसके बाद फिर सभी धारावाहिकों का इंतजार होता था। जैसे आपको याद होगा, भारत एक खोज, ये जो है जिंदगी, बुनियाद, हम लोग का जिक्र किया है, नुक्कड़, तमस, और फिर वही तलाश जो प्रेम कहानी पर आधारित था, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार हुआ करता था। करमचंद। हाँ, वागले की दुनिया। वागले की दुनिया। अब इतने सारे तो नाम हमने गिना दिए, तो हमारे श्रोता क्या करेंगे? वो भी तो, उन्हें भी तो नाम गिनाने देते हैं। बिल्कुल। और हमें इंतजार रहेगा उनकी टिप्पणियों का कि आज जो दूरदर्शन दिवस पर वो दूरदर्शन की कौन सी नॉस्टैल्जिक प्यारी सी याद है वो साझा करें अपने विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर और हमें टिप्पणी भेजें। हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचाएंगे। और भी बहुत सारी यादें हमारे जहन में तो, लेकिन हम अभी नहीं खोलेंगे वो पिटारा। वो पिटारा हम बाद में खोलेंगे। अभी हम श्रोताओं से कहते हैं कि वो अपना पिटारा खोल के हमें दिखाएं। तो एक तो चर्चा हो जाएगी आज दूरदर्शन दिवस पर, फिर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और भी तो कुछ है जी, अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे भी है। और सखी विशेष में हम बात करेंगे गोल्फ खिलाड़ी दीक्षा डागर की। और ये जो हंसी है खिली खिली, ये जब हंसते हैं हम तो बहुत आसपास के सभी लोग खुश हो जाते हैं। और यहीं पे मायूस चेहरा बना के बैठ जाए तो चेहरा बुझ जाता है सामने वाले का भी। बिल्कुल। तो ये जो खिली खिली सी हंसी है, ये कैसा एहसास दिलाता है, ये भी हमारे श्रोता बताएं। और उनके अपने अनुभव कि वो जब खिली खिली सी हंसी देख लेते हैं किसी के चेहरे पर तो कैसा फील करते हैं, और कौन लोग हैं उनके इर्द गिर्द जिन्हें देखकर वो खुश हो जाते हैं। जी, और फिर रसोई में भी चलेंगे। उसके बिना तो प्रोग्राम अधूरा है। अब कहाँ चले हम? अब गीत की तरफ। सुनते हैं ये गाना। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो सजनी, तुम तो प्यार हो,
लो। मेरी कसम, तेरी कसम, तेरी याद मुझे लूटे। कसमें चुकाने वाले होते हैं झूठे। चलो जाओ, हट जाओ, दिल का दामन छोड़ो। तुम तो प्यार हो सजनी, तुम तो प्यार हो। आके न जाए कभी ऐसी बहार हो। तुम भी हमारे लिए जीवन सिंगार हो। सच, मेरी कसम। तेरी कसम तो है आँख के दिल में। तुम भी छुपी हो मेरे शीशाए दिल में। ओ मेरे हमदम, मेरे हमदम, मेरी बात तो मानो। तुम तो प्यार हो सजना, तुम तो प्यार हो। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई। तुम तो प्यार हो सजना, ओ सजनी, तुम तो प्यार हो। सेहरा फिल्म का ये गाना सखियां और हमारे सखा सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। हसरत जयपुरी की रचना थी, रामलाल का संगीत था। ओहो। और कि प्यार की बात थी, तो जी। प्यार अगर जीवन में बना रहे, घुला रहे, तो जिंदगी बड़ी आसान सी लगती है। आसान हो जाती और जहां प्यार की कमी होती है तो बोझिल जिंदगी हो जाती है। अचानक से लगता है पहाड़ सी हो गई है। बहरहाल आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जरूरी बातें। अब ये बताइए, जो हम जिस माइक्रोफोन पे बात कर रहे हैं और जिस कंसोल पर हम बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, यहाँ ये इतना बड़ा सा हमारे अगल बगल कंप्यूटर जी। हैं और सामने देखिए हमारा कंट्रोल रूम है। तो ये कैसे संभव है? ये जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, हाँ। तो ये कैसे संभव है? क्या हम खुद ब्रॉडकास्ट कर रहे नहीं ना? नहीं, हम तो बिल्कुल सिर्फ बोल रहे हैं जी, जी। और प्रोग्राम की तैयारी करके बोलते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो प्रसारण हमारे श्रोताओं तक पहुंच रहा है, उसमें जो पर्दे के पीछे रहते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी भूमिका है। जी, जी। वो है हमारे इंजीनियर्स, अभियंता। जी। तो वो अगर इसे सुचारू रूप से संचालित ना करें तो ये जो कार्यक्रम पहुंच रहा है बिल्कुल। हमारे श्रोताओं तक ना पहुंचे। तो हम आज सलाम करते हैं उन इंजीनियर्स सभी को। जी, आज जी। है विश्व अभियंता दिवस। जी, 15 सितंबर को मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन। और इस दिन भारत के महान अभियंता भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। महान इंजीनियर माने जाते हैं ये, जिन्होंने आधुनिक भारत की रचना की और भारत को एक नया रूप दिया। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनका समर्पण भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को 1860 में मैसूर रियासत में हुआ, जो अब कर्नाटक का राज्य बन गया है। इनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री था, जो एक विद्वान थे और आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे। इनकी माता का नाम वेंकचम्मा था। विश्वेश्वरैया ने अपनी शुरुआती दौर की पढ़ाई को पूरा किया और उसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी चले गए। और उन्होंने सिंधु नदी से पानी की सप्लाई सुकूर गांव तक करवाई और सिंचाई प्रणाली में ब्लॉक सिस्टम की शुरुआत भी की, जिससे बांध के पानी के प्रवाह को आसानी से रोका जा सके। इसके अलावा मैसूर में कृष्णाराज सागर बांध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो विश्वेश्वरैया ने कराए। 1903 में खड़कवासला जलाशय में बांध बनवाया। ग्वालियर में तिगरा बांध, कर्नाटक के मैसूर में कृष्णाराज का निर्माण किया और ये कावेरी नदी पर बना बांध है। हैदराबाद शहर को बनाने का पूरा श्रेय विश्वेश्वरैया को ही जाता है। यहाँ उन्होंने बाढ़ के लिए एक सुरक्षा प्रणाली तैयार की। इसके बाद पूरे भारत में उनका नाम मशहूर हो गया। उन्होंने समुद्र कटाव से विशाखापट्टनम बंदरगाह की रक्षा के लिए एक नई प्रणाली विकसित की और बड़ी ही अहम भूमिका उसमें निभाई। विश्वेश्वरैया को मॉडर्न मैसूर स्टेट का पिता कहा जाता था। और मैसूर की तमाम
तमाम जो अलग अलग फैक्ट्रियां थीं, जिनमें साबुन फैक्ट्री, परजीवी प्रयोगशाला, आयरन और स्टील फैक्ट्री, पॉलिटेक्निक संस्थान, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, सेंचुरी क्लब, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, मैसूर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, साथ ही यूनिवर्सिटी और विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इन तमाम संस्थानों की स्थापना में योगदान विश्वेश्वरैया ने दिया। तिरुमला और तिरुपति के बीच सड़क निर्माण योजना में भी विश्वेश्वरैया जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा विश्वेश्वरैया अपना जीवन बड़ी ही सादगी से जीते थे। एक आदर्शवादी, अनुशासन पसंद व्यक्ति थे, समय के पाबंद थे और उनके पहनावे से लोग बहुत ही प्रभावित होते थे, क्योंकि वो अपने देश की संस्कृति में विश्वास करते थे, अपने जीवन में इसका आभास भी करते थे और बहुत ही एक्टिव थे। अपने काम को ही वो पूजा और इबादत समझते थे और अपने काम से बहुत लगाव रखते थे। उनके द्वारा बहुत सारी परियोजनाओं पर काम किया गया। जी, और ये भी कहा जाता है कि अगर विश्वेश्वरैया ने ये सभी अद्भुत कार्य इंजीनियरिंग के क्षेत्र में न किया होता तो भारत शायद इतना आगे न बढ़ पाता। विश्वेश्वरैया जी जिस समय अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे, उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, लेकिन भारत में विकास के रास्ते आने वाले हर रुकावट को उन्होंने दूर किया और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाया, जिससे देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सके। हम भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जन्म जयंती पर उन्हें सादर नमन करते हैं। तो अब एक गाना सुने। किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। सोए किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। आंख
गली 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 गली। हाँ संगीता जी, कहाँ गुम है? देखिए हम भी गुम हैं श्रोताओं की टिप्पणियों में। नहीं, गुम है जो हमारे श्रोता है ना, उन्हीं की टिप्पणी में गुम है। और देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि अभियंता दिवस हमारे इंजीनियर के कार्य को याद करने के लिए, उनके कार्य में उनके योगदान के लिए मनाया जाता है। और एक इंजीनियर ही होते हैं जो हमारी तकनीकी समस्या को दूर कर हमें उसका समाधान करते हैं। इसलिए सारे इंजीनियर को वर्ल्ड इंजीनियर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखिए ना, हमारे सामने भी इंजीनियर्स की टीम बैठी हुई है, तो हमें भी जब कोई समस्या होती है तो हम उन्हें ही बुलाते हैं, याद करते हैं। बिल्कुल जी जी। और इसी तरह से जो खेल है उसकी भी अपनी टेक्निक्स होती है, उसके भी अपने तरीके होते हैं। तो देखा जाए तो गोल्फ का जो खेल होता है ममता जी, वो अपने आप में बड़ा ही अलग सा होता है। दीक्षा डागर इसी के लिए जानी जाती हैं। एक पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हैं। उन्होंने महिलाओं की व्यक्तिगत गोल स्पर्धा में पहले रजत और फिर स्वर्ण पदक हासिल किया। 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी उन्होंने अर्हता प्राप्त की। दीक्षा यूरोपीय टूर पर जीतने वाली दूसरी महिला गोल्फर हैं और 18 साल की उम्र में ऐसा करने वाली वो सबसे कम उम्र की भारतीय महिला हैं। कई बार संगीता जी किसी की जो शारीरिक क्षमता होती है, उसको नजरअंदाज करते हुए लोग अपने क्षेत्र में अपने अंदर जो हुनर है उसको पहचानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और बहुत कामयाबी पाते हैं। उनमें से एक है दीक्षा डागर। और बता दें कि दीक्षा का जन्म 14 सितंबर को 2000 में हुआ था और उनकी श्रवण क्षमता ठीक नहीं थी और इस कारण उन्हें श्रवण यंत्र यानी हियरिंग एड पहनना पड़ता था 6 साल की उम्र से ही। जब दीक्षा 7 साल की थी तभी से अपने भाई के साथ गोल्फ खेला करती थी, जो पूरी तरह से बधिर थे। इनके पिता नरेंद्र डागर ने इन बच्चों को इस खेल में प्रशिक्षित किया, जो स्वयं एक पूर्व स्क्रैच गोल्फर है और सेना में सेवारत है। तो देखिए कितनी बड़ी जो एक कहते हैं ना कि एक प्रतिस्पर्धा है कि ये इस तरह से भी आगे आया जा सकता है। तो दीक्षा डागर बाएं हाथ की गोल्फ खिलाड़ी हैं जो लंबी स्ट्राइकिंग के लिए जानी जाती हैं। 2012 में उन्होंने कई एमेच्योर गोल्फ पेशेवर टूर्नामेंट जीते हैं। उसके बाद 2016 में अंडर 18 श्रेणी की विश्व रैंकिंग शीर्ष 500 में स्थान प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय गोल्फर बनी। 2017 में उन्होंने हीरो महिला प्रो गोल्ड टूर में अपना पहला पेशेवर इवेंट जीता। 2018 में उन्होंने सिंगापुर लेडीज एमेच्योर ओपन जीता। दीक्षा डागर ने जून 2018 में थाईलैंड के क्वीन सर्किट कप के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ स्कोर प्राप्त किया। और बताया हमने कि दीक्षा का जन्म 14 दिसंबर, दरअसल सितंबर बताया था, 14 दिसंबर 2000 को हुआ था। और इसके बाद जो जैसा कि आपने बताया, तो इसके बाद सिलसिला चलता रहा उनका कामयाबी का। इसके बाद वे 2019 में दीक्षा डागर पेशेवर खिलाड़ी बन गई और उन्होंने इस खेल के लिए तमाम यूरोपीय टूर्स भी किए और विजेता बनकर उभरी। इस तरह 18 साल की उम्र में ही यूरोपियन टूर का खिताब जीतने वाली वो भारत की सबसे कम उम्र वाली महिला बन गई। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की 3 बार चैंपियनशिप ली और ली एनी पेस को एक शॉट से हराया। 2020 में उन्होंने लेडीज स्कॉटिश ओपन में भाग लिया। 2021 में अमेरिकी टीम सीरीज लंदन उन्होंने जीती। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। आगे चलकर उन्होंने फाइनल में यूएसए की एशलिन ग्रेस को हराया और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये थी दीक्षा डागर के बारे में थोड़ी सी जानकारी और हमारी जो खास तौर से सखियां सुन रही हैं उनके लिए ये मिसाल है। अब एक गाना सुनते हैं।
ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। और देखिए ना संगीता जी, हमने यादों का पिटारा खोलने को कहा तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यादों का पिटारा खोल लिया है और दूरदर्शन की यादें वो साझा करने लगे हैं। और एक श्रोता ने लिख भेजा है कि आज भी दूरदर्शन के दर्शक हम पहले भी थे, आज भी चैनल के इस युग के हम दर्शक हैं और भविष्य में भी विश्वसनीय राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन के दर्शक हम बने रहेंगे। मुझे मालूम नहीं था कि आज दूरदर्शन दिवस है, आप लोगों ने बताया तब हमें पता चला। और हमारे एक श्रोता और लिखती हैं, बहुत सारे लिखते हैं, बहुत सारे जो सीरियल्स आते थे उनके बारे में कि महाभारत, रामायण, विश्वामित्र, टर्म 2, जंगल बुक, मालगुड़ी डेज, तहकीकात, अमरावती की कथाएं, चंद्रकांता, शांति, स्वाभिमान, युग बहुत अच्छा था, और वक्त की रफ्तार, विक्रम बेताल और शक्तिमान, चित्रहार, बहुत सारे जो हैं उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरी शादी में टेलीविजन दिया गया था, उस समय हमारे मोहल्ले में एक ही टेलीविजन था, शाम होते ही मोहल्ले वाले अपने आप ही दरी चादर बिछा देते, फिर शाम की चाय भी बनती थी, फिर प्रोग्राम खत्म होते ही सभी चीजें अपनी जगह पहुंचा दी जाती थी। पर अब तो एक ही घर में कई टेलीविजन होते हैं। बिल्कुल। और क्या होता था कि टेलीविजन आना भी एक उत्सव होता था। और एक होता था पोर्टेबल टीवी। जो बड़ा वाला टीवी नहीं खरीद पाते थे, पोर्टेबल टीवी खरीदते थे, लेकिन उसका भी अपना आनंद था। और जिसके घर में ये आता था टीवी, वो बाकायदा एक दूसरे को बताते थे, अरे हमारे घर तो टीवी आने वाला है 10-15 दिन पहले से। तो वो जो तैयारी होती थी उसकी बात ही अलग थी। और कितने सारे कहानियां, साहित्य, संस्कृति से दूरदर्शन ने जोड़ा। कथा सागर जो कहानियों वाला धारावाहिक था, और एक था बाबा जी का बाइस्कोप, और एक सीरियल होता था कच्ची धूप, अमोल पालेकर वाला, जिसमें भाग्यश्री भी होती थी। और एक धारावाहिक था नीम का पेड़, और एक काला जल, वो भी याद होगा, जिसका कि इन सब के शीर्षक गीत हम गुनगुनाया करते थे। और जब एशियाड की शुरुआत हुई तब से दूरदर्शन लोकप्रिय हो गया। फौजी भी था। हाँ। और जब टीवी का, और एक चीज और था, जो एंटीना की बात आपने कही थी शुरू में, तो एंटीना छत पर एक व्यक्ति जाता था और अगर डिस्टर्बेंस है तो एंटीना घुमाता था। और फिर वहां से एक दूसरा बीच में जैसे छत की सीढ़ी पर खड़ा होता था, तो उसको बताता था, और वो जो सीढ़ी वाला बंदा था वो अगले को बताता था कि देखो भाई ठीक हुआ क्या, ठीक हुआ, तो नीचे से आवाज आती, नहीं अभी नहीं हुआ। फिर वो अगला घुमाया, फिर घुमाया, तो थोड़ी देर में ब्लर आने लगता था। जी, मौसम और अगर खराब हो जाता था तो जैसे मक्खियां उस पे तैर रही है ना। और दूरदर्शन का जो शीर्षक गीत था वो कितना प्यारा था। और एक सीरियल था फिर वही तलाश, जिसका हम इंतजार किया करते थे, क्योंकि जब ये जो प्रेम कथा पर आधारित था ये धारावाहिक, तो बहुत सारे हम अपने दोस्तों, मित्रों के बीच, सहेलियों के बीच इसकी चर्चा किया करते थे। और जो फिर वही तलाश की जो नायिका थी, उसी की तरह हूबहू बात करने की कोशिश करते थे। तो ये जो दूरदर्शन से प्रसारित धारावाहिक थे, जो फिल्में आती थी, वो हम सब की जिंदगी में बड़ी मायने रखती। और एक चीज, मुशायरे, कवि सम्मेलन जब आते थे, तो हम क्या करते थे, उन कवियों की जो कविताएं होती थी या मुशायरे से जो शेरो शायरी होती थी, 2-in-1 दूरदर्शन टीवी के पास में ले जाके रख देते थे, और प्ले रिकॉर्ड दबा के वो सारा पूरा का पूरा कवि सम्मेलन हम रिकॉर्ड किया करते थे। तो कितनी सारी नॉस्टैल्जिक यादें हैं हमारे जहन में दूरदर्शन को लेकर। जी। और शेखर सुमन जी का वाह जनाब जो एक सीरियल आता था, बहुत अच्छा था। और करमचंद जो सीरियल था वो भी अपने आप में डिटेक्टिव था, बहुत ही अच्छा था। और हंसने वाला सीरियल ये जो है जिंदगी। और हवेली राम का भी एक सीरियल आता था, उसका नाम अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। हवेली राम का कैरेक्टर उसमें बहुत प्रसिद्ध हुआ था। और इस तरह से जो कुछ भी ऐसे भी आते थे कि जिसमें हमको बड़ी सारी जानकारियां भी मिलती थी। और एक सुरभि, आपको याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। और महाश्वेता देवी की कहानियों पर एक धारावाहिक आता था, जिसको हम देखने के लिए इंतजार किया करते थे। आशा पूर्णा देवी की कहानियों पर, ऐसे हम क्या क्या गिनाएंगे। हमें तो लगता है दूरदर्शन एक पूरी परंपरा रही है, और एक बड़ा खजाना रहा है, जिसके खजाने से हम कितना भी निकालते जाएंगे वो खजाना कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इस खजाने से हम अपनी चीजें निकालना, थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं और एक ब्रेक लेते हैं।
विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और संगीता जी। देखिए हमारे श्रोताओं ने अपने यादों का पिटारा खोल दिया है और एक श्रोता लिख रहे हैं कि 80 के दशक में दूरदर्शन का एक छत्र राज था। हमारे घर में पहला टीवी 1982 में आया, तब बरेली और रामपुर रिले टावर से प्रसारण होता था। मुझे दूरदर्शन पर बहुत सारे सीरियल और फिल्म संगीत के प्रोग्राम पसंद थे। संडे को आने वाली फीचर फिल्म और बुधवार और शुक्रवार को आने वाले चित्रहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहा करता था। भाई हमें भी होता था चित्रहार का इंतजार। चाणक्य, भारत की खोज, तमस, सुरभि, मृगनयनी, ये जो है जिंदगी, रजनी, कच्ची धूप, रंगोली, रजनी मैं याद कर रही थी जी, रंगोली, शक्तिमान और खुलजा सिमसिम मेरे पसंदीदा सीरियल थे। अब जबकि प्राइवेट चैनल की बाढ़ आ गई, तब भी मैं दूरदर्शन के प्रोग्राम को ही देखना पसंद करता हूँ। कितने सारे गायकों को सामने लाया गया और हम उन्हें देखा करते थे। अभी हाल ही में हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर एक प्रोग्राम दूरदर्शन पर आया था, उसको हम देख रहे थे ढूंढ के, तो ऐसा लग रहा था कि हम बहुत सारी चीजों को मिस कर रहे हैं। दूरदर्शन अगर नियमित रूप से न देखें तो बहुत सारी चीजों को से हम दूर हो जा रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के भी बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम जो होते हैं वो आते हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया कि वो सुरभि में भी, उसमें भी अच्छा एक और आता था, एक और सीरियल था उड़ान। हाँ, उड़ान भी था और एक सांझा चूल्हा भी था। हाँ, सांझा चूल्हा। और एक आता था कार्यक्रम जो क्विज का हुआ करता था, यानी उसमें सवाल पूछे जाते थे और जवाब आपको बताना होता था। वो भी बड़ा अच्छा सा कार्यक्रम था, जिसमें कि कह सकते हैं कि हमारी जो जानकारी है वो इनहांस होती थी। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे चंद्रमुखी नाटक और जसपाल भट्टी जी का फ्लॉप शो बहुत पसंद है। क्या बात है। और हमारी एक और श्रोता ने बहुत सारी चीजों को याद किया है। टेलीविजन लिखती हैं कि दूरदर्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है आज का दिन। दूरदर्शन एक समय पर सूचना और संचार का ऐसा माध्यम था जिसने क्रांति ला दी। टेलीविजन का वो माध्यम जो समाचार प्रसारित करता था, सूचना प्रसारित करता था, मनोरंजन प्रसारित करता था, और दूरदर्शन में आने वाले जो सीरियल हैं उनको तो आज भी भूला नहीं जा सकता। महाभारत और रामायण की बात लिखी है इन्होंने कि आज भी इनकी यादें जो हैं इन सीरियलों की बहुत ताजा हैं, और ताजा ताजा खबरें भी आती थी जो उस समय दूरदर्शन पर दिखाई जाती थी। ताजा ताजा खबरें, क्रिकेट कमेंट्री आती थी। और जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर से सीधा प्रसारण हमें देखने को मिलता था, और बाकायदा हम इंतजार करते थे, सुबह तैयार होकर बैठ जाते थे, और जब तक वो प्रसारण होता था तब तक बैठकर देखते थे। दिन के 1-1:30-2 बज जाते थे, लंच टाइम ओवर हो जाता था, लेकिन हम बैठे देखते रहते थे। कितना नॉस्टैल्जिया था, दूरदर्शन से जुड़ी हुई तमाम यादें हैं। एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे तरफ 1984 में टीवी आया और हमारी कॉलोनी, तब सिर्फ एक घर में ही टीवी था हमारी कॉलोनी में। कॉलोनी के हम सारे बच्चे रविवार को उनके घर जमा होते थे फिल्म देखने के लिए। पर कुछ दिनों बाद ही हमारे घर भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ गया, और तब तो ऐसा था कि रविवार को एक से एक प्रोग्राम आते थे, चाहे वो शो थीम हो, वाह जनाब, स्पाइडरमैन, डेनिस द मेनिस, विक्रम वेताल, और भी बहुत सारे प्रोग्राम थे। संडे को 2 बजे रीजनल भाषा की फिल्म आई थी, हम भाई बहन उसे भी देखते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि टेलीकास्ट चली जाती थी और बूंदियां छाने लगती थी, जिसको हमने कहा स्क्रीन पर मक्खियां जैसे दौड़ रही हो। इसलिए तो मौसम पर भी निगाह होती थी ना, कि मौसम खराब हुआ तो बस अपना भी मूड खराब हो जाता था कि अब ये नहीं आएगा टीवी। और इनकी बात अधूरी है, आगे और भी इन्होंने लिखा है कि हम लोग उसे भी बैठकर देखते रहते थे और भगवान से मनाते कि जल्दी टेलीकास्ट आ जाए। एग्जाम के दौरान मम्मी हम लोगों को टीवी देखना बंद कर देती थी। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। इम्तिहान हो तो वो सारे धारावाहिक, फिर हम क्या करते थे, जो लोग देखते थे घर में या हमारे जो परिचित होते थे उनसे पूछते थे कि अरे उस सीरियल में यहाँ तक तो हमने देखा, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर कहानी सुनते थे। फिर वो कहानी सुनने का भी अलग आनंद होता था। और जब एक दूसरे के घर टीवी देखने जाते थे तो कई बार लोगों के प्रणय प्रसंग भी सुनने को मिलते थे कि टीवी देखने के बहाने गए और अपने प्रियजन से मिलने चले गए, ये भी होता था। तो न जाने कितनी सारी यादें हैं। एक गाना सुन लेते हैं, फिर और यादों को दोहराते हैं।
की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसितां की। सलामत रहो, सलामत रहो, हाय सलामत रहो। हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारे, नाजुक हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारी। तुम हुस्न से हंसी हो, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी। आँखों में दो जहां है, मालिक हो दो जहां की। सलामत रहो, सलामत रहो, हाय सलामत रहो। चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो, दिल चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो। जीती रहो यूं ही तुम, मेरी भी उम्र ले लो, मेरी भी उम्र ले लो। किस दिन दुआ न मांगी हमने तुम्हारी जान की। सलामत रहो, सलामत रहो। अब तो भाई यादों के गलियारे से निकलने का जी ही नहीं चाह रहा है हमारे श्रोताओं का भी और हमारा भी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जिस दिन दूरदर्शन घर में आया था उस दिन पूरे घर में खुशी का माहौल था और उस समय श्वेत श्याम का जमाना था, फिर भी जितना उत्साह और उमंग से हम सभी परिवार के साथ जमीन पर बैठकर देखा करते थे, धीरे धीरे दूरदर्शन में बदलाव आया और रंगीन तस्वीरें आने लगी। जो दूरदर्शन एक बहुत बड़ा बदलाव था दूरदर्शन में। उन दिनों दूरदर्शन पर जब साफ छवि नहीं आई थी तो अपने छत पर लगे एंटीना को दाएं बाएं घुमाया करते थे, तब साफ साफ छवि आने लगती थी। उस समय महाभारत सीरियल आया करता था, तब तो रोड सुनी हो जाती थी। और एक और सीरियल आया करता था जो गुलजार साहब का एक लिखा हुआ था, वो उसका नाम तो याद है, चड्डी पहन के फूल खिला है, जिसका शीर्षक गीत बहुत प्रचलित हुआ था, हम लोग गुनगुनाया करते थे। ऐसे तमाम धारावाहिक है जिनके शीर्षक गीत हम गुनगुनाया करते थे। जी, और इसमें मुझे याद आ रहा है कि आलोकनाथ जी का बुनियाद बहुत ही सफल सीरियल हुआ था। और अगर बात करें प्रिया तेंदुलकर जी की, हाँ, तो वो बड़ी अच्छी लगती थी। हाँ, रजनी बड़ी अच्छी लगती थी। उनका तो मुझे ऐसा लगता है कि नाम सबको रजनी ही याद हो गया। और पंकज कपूर जी का सीरियल जो था, उसी सीरियल से ही वो बहुत ज्यादा उनकी मुझे लगता है ख्याति हुई। और फौजी जो एक सीरियल था शाहरुख खान जी का, हाँ, तो वहीं से शाहरुख खान के करियर की शुरुआत हुई। जी जी जी। तो बहुत सारे कलाकार जो हैं वो आगे बढ़े। जो मंच के कलाकार थे वो भी आगे आए, यानी थिएटर वाले भी आए, और कुछ एक ऐसे कलाकार थे जो वहाँ टीवी सीरियल में और उसके बाद फिर बड़े पर्दे पर फिल्मों में। देखिए संगीता जी, ये वो दौर था जब दूरदर्शन से जो सीरियल आते थे, जो भी कार्यक्रम आते थे, वो कार्यक्रम आपके दिल तक घुसपैठ करते थे, दिल तक, दिल में बस जाते थे, और वो आज तक हमारे जहन में ताजा है, याद है। उनका उसका पूरा परिदृश्य याद है, कहानी और कलाकार सभी कुछ जहन में बस जाते थे।
अब जो जहाँ पर चैनल्स की बाढ़ है, फिर भी हम सब कुछ देख के कहीं विस्मृत कर देते हैं उन चीजों को, याद नहीं रह जाती ये चीजें। हाँ। अब थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को दे देते हैं। दूरदर्शन चैनल की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में एक छोटे ट्रांसमीटर और अस्थायी स्टूडियो के साथ प्रायोगिक प्रसारणकर्ता के रूप में हुई थी। 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के हिस्से के रूप में नियमित दैनिक प्रसारण शुरू हुआ, जिसमें प्रतिमा पुरी द्वारा पढ़ा जाने वाला 5 मिनट का समाचार बुलेटिन शामिल था। इसके बाद दूरदर्शन से जुड़े समाचार के बहुत सारे एंकर बने और उन समाचार वाचकों को देखने के लिए भी हम बैठते थे और समाचार जानने के लिए दूरदर्शन से ही हम जुड़ा करते थे। और ये भी बता दें कि भारत सरकार द्वारा स्थापित सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ये एक अहम हिस्सा है, जो भारत के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। राष्ट्रीय प्रसारण डीडी नेशनल 1982 में शुरू हुआ और सीधा प्रसारण इसका 15 अगस्त 1982 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के स्वतंत्रता दिवस भाषण के सीधे प्रसारण के साथ हुआ। आज के दौर में देखें तो डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय चैनल डीडी इंडिया, एक खेल चैनल डीडी स्पोर्ट्स, डीडी भारती, डीडी उर्दू, डीडी किसान, इस प्रकार के कई अन्य प्रादेशिक चैनल हैं जिनके माध्यम से अलग अलग प्रसारण दूरदर्शन द्वारा किया जाता है। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जी दूरदर्शन के। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन, रेडियो और ऑनलाइन सेवाओं के साथ साथ डिजिटल स्थलीय ट्रांसमीटरों के माध्यम से भी इसका प्रसारण होता है। अब इसे डीडी कहते हैं, आपने बताया है। रेडियो आकाशवाणी का प्रसारण भी इसी का एक हिस्सा है। 9 मार्च 2019 को प्रसार भारती ने 11 और राज्य डीडी चैनलों को जोड़ा और इसके डीडी फ्री डिश के माध्यम से भारत के उपग्रह पदचिह्न का विस्तार भी किया। इसमें और भी बहुत सारे राज्य जुड़े, बहुत सारे स्थानीय केंद्र भी जुड़े। जी क्षेत्रीय और स्थानीय कार्यक्रम केवल प्रादेशिक प्रसारण और उस विशेष स्थान के कार्यक्रमों के जरिए प्रसारित किए जाते हैं, मतलब अब, और कई जगह कार्यक्रमों को ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किया जाता है। तो वही बात जो हमने कहा कि हमारे जो अभियंता हैं उनका एक बड़ा योगदान है, तो ये भी कहीं ना कहीं वही है। तो और आम आदमी के मनोरंजन का प्रमुख साधन रहा है दूरदर्शन। तो हम दूरदर्शन की यादों में अगर गोते लगाने लगे तो हमें लगता है कि समय बीत जाएगा नहीं, समय कम पड़ जाएगा और हम बहुत सारी बातें और रह जाएंगी। तो अब एक गाना सुन लेते हैं। गाने से पहले देखिए, एक श्रोता ने और टिप्पणी भेज दी अभी भी। इन्होंने लिखा है कि हम टीवी के लिए कुछ ज्यादा दीवाने थे। एग्जाम में जब डिश कनेक्शन कटवा दिया जाता था तो मैं और मुझसे बड़ी वाली बहन दोनों छत पर जाकर पड़ोसी की डिश की वायर में कट लगाकर उसमें अपने तार बीच में अटका देते थे, मगर जब पकड़े जाते तो पड़ोसी और मम्मी दोनों से बहुत डांट खानी पड़ती थी। और लगभग सभी ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि दूरदर्शन जब हमारे नागपुर में 1990 में आया तो सबसे प्यारा कार्यक्रम चित्रहार रामायण रहता था, लेकिन हमारे यहाँ टेलीविजन नहीं था तो पड़ोसी के यहाँ देखने जाते थे। कभी कभार पड़ोसी खिड़की से हमें देखते थे और दरवाजा बंद कर देते थे तो बहुत बुरा लगता था, और कभी कभी तो खिड़की से बुला भी लेते थे पड़ोसी। और एक श्रोता ने लिखा है कि उस समय दूरदर्शन का सिर्फ एक ही चैनल होता था, डीडी भारती, या दूसरा चैनल नहीं होता था। तब क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी शो आते थे, जिसे देखकर टीवी के सामने खड़े होकर सब मुद्राएं हम सीखा करते थे। और देखिए तबला वादक जो उस्ताद जाकिर हुसैन थे, या और भी कलाकारों की जैसे बात करें तो और फिर कथक नृत्यांगनाओं की बात करें तो बड़े सुंदर सुंदर कार्यक्रम आते थे। एक श्रोता ने और लिखा है, दूरदर्शन पर एक पिकनिक अंताक्षरी के नाम से कार्यक्रम आता था जिसको सचिन जी होस्ट करते थे, उसका जिक्र किसी ने नहीं किया, तो इन्होंने कर दिया। और एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि दूरदर्शन के दर्शक पहले भी हम थे, आज भी चैनल्स के इस युग में हम दर्शक हैं और भविष्य में भी विश्वसनीय राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन के दर्शक हम बने रहेंगे। मुझे मालूम नहीं था कि आज दूरदर्शन दिवस है, और आपके द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत हुए उनसे पता चलता है कि आज जो है दूरदर्शन दिवस है। जी हाँ, तो ये दिवस है तो इसे हम कैसे भूल सकते हैं। बहुत बहुत बधाई भी है हमारे सभी। हाँ बिल्कुल। एक श्रोता ने और लिखा है कि उस समय एक बोर्ड लिखा आता था, रुकावट के लिए हमें खेद है। बहुत बुरा लगता था कोई मनपसंद सीरियल देखते हुए। तो सच में हमें भी याद है, ये गजब की बात है कि इतनी बारीक बातें भी हमारे श्रोताओं ने याद किया
गया है कि रुकावट के लिए खेद जब आता था तो हमारा दिल बैठ जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि एक बात याद है, दूरदर्शन पर कोई फिल्म आती थी तो दो दिन में पूरी होती थी और पहले दिन आधी मूवी के बाद लिखा आता था शेष भाग कल 9 बजे, फिर भी लोग देखते थे। तो कितना धीमा धीमा शांति का जमाना था। आज तो स्पीड वाले युग जैसे हम जीना भूल ही गए हम सारे लोग। और ये भी होता था कि अगर मान लो किसी कारणवश दूरदर्शन में ब्रेक आ गया, मतलब रुकावट के लिए खेद, किसी के यहाँ एंटीना खराब हो और किसी के यहाँ चल गया, तो हम सब अपनी सहेलियों से पूछते थे फिर क्या हुआ उसके बाद, उस फिल्म के आगे क्या हुआ, ये भी होता था। और जो भी धारावाहिक होते थे, धारावाहिक का अगला हिस्सा हम एक दूसरे से पूछा करते थे, साझा किया करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें चित्रहार बहुत अच्छा लगता था, उसमें बहुत से ऐसे गाने बजते थे जिनकी फिल्म हमने नहीं देखी होती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि साप्ताहिकी में सप्ताह के प्रोग्राम और सप्ताहांत में फिल्म के नाम का पता चलना किसी उत्सव से कम नहीं होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि हम छोटे थे तब हमारे चाचा के यहाँ टीवी देखने जाते थे, सारे भारतीय टेलीविजन शो तो देखते ही, लेकिन संडे को विदेशी सीरियल स्पाइडरमैन और डिफरेंट स्ट्रोक्स का भी बहुत इंतजार रहा करता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई हमें तो चित्रहार का इंतजार रहता था। और एक श्रोता ने लिखा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हाँ, देख भाई देख, बुनियाद, ये सीरियल देखा करते थे। अब देखिए संगीता जी, अगर हम दूरदर्शन की यादों में गोते लगाते रहे तो हमारे बाकी मुद्दे छूट जाएंगे। नहीं तो हमारे एक और श्रोता का पढ़ देते हैं। देखिए इन्होंने लिखा है कि दूरदर्शन ने कृषि दर्शन, रामायण, महाभारत, हम लोग, बुनियाद जैसे कई कार्यक्रमों के माध्यम से देश में योगदान दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, मनोरंजन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये एक विशाल नेटवर्क है और भारत का सबसे बड़ा प्रसारक है। तो लोगों ने अपनी अपनी बातें तो साझा की ही हैं, साथ ही साथ भाई ये भी है कि दूरदर्शन से हम हमेशा ही जुड़े रहेंगे, क्योंकि जो जानकारियां उसमें होती हैं वो आज भी बहुत ही अच्छी होती हैं। मुझे चंद्रमुखी नाटक जसपाल भट्टी जी का फ्लॉप शो बहुत पसंद है। आज मतलब हमारे श्रोता लिख रहे हैं, एक श्रोता लिख रहे हैं, चंद्रकांता, ये जो है जिंदगी बनेगी अपनी बात, एक जया बच्चन का कॉमेडी सीरियल, शेखर सुमन वाला सीरियल, हाँ ये तो मैंने बताया। अनगिनत महासागर है। अब एक गाना सुनते हैं। ममता जी, आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। ये संकल्प 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना है और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जितने भी जो अपने अधिकार हैं उनको समझना, इसकी सार्वभौमिकता के मूल्य को समझना, जिसे जीवन के सभी पहलुओं पर पूर्ण भागीदारी हो।
और अगर देखा जाए तो जो पहले की परंपरा थी यानी राजशाही परंपरा या और भी परंपरा थी, लोकतंत्र या लोकतांत्रिक जो देश है उसमें जो ये है परंपरा है, उसने राजशाही परंपरा को हटाया और सरकार के गठन को ज्यादा पसंद किया गया। यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार का गठन होता है उसे ज्यादा पसंद किया गया। विश्व में कई देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई और शासन व्यवस्था में नई प्रणाली का विकास हुआ जो मानव जाति के जन्मजात राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और अन्य तमाम स्वतंत्रता के अधिकारों को सुरक्षित करता है। वर्तमान स्थिति में भारत विश्व के सर्वाधिक बड़े लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा खूबसूरत उदाहरण है। ये दिन हम सबको याद दिलाता है कि शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए लोकतंत्र बुनियादी आधारशिला है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। और अब देखिए संगीता जी, हमारे पास फिर से टिप्पणियों की बाढ़ आ रही, क्योंकि हंसना बहुत जरूरी है जीवन के लिए। हंसता खिलखिलाता चेहरा देखकर किसी को भी बड़ी खुशी होती है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हंसता खिलखिलाता चेहरा किसी ऐसे व्यक्ति के चेहरे जैसा है जो खुशी और सकारात्मकता से भरा हो, जिसकी मुस्कान स्वाभाविक और मनमोहक हो, जो देखने वाले पर भी अच्छा प्रभाव डाले। ये एक ऐसी सुंदरता है जो व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा और खुशी को दर्शाती है। मुस्कुराता चेहरा सकारात्मकता और ऊर्जा को दर्शाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का परिचायक है हंसी। ये थके हुए मन को भी हल्का कर देती है और रिश्तों में अपनापन बढ़ा देती है। छोटी सी हंसी कितनों का दिल जीत लेती है और कितना ही गहरा असर छोड़ जाती है। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही खिली खिली हंसी उदासी को मिटाकर नए उत्साह भर देती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हंसी से ऑक्सीजन का सेवन बढ़ता है जो हृदय और फेफड़ों को उत्तेजित करता है और ये तनाव और चिंता को कम करती है हंसी। और इसके अलावा हंसने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है जिससे मूड अच्छा होता है और खुशी महसूस होती है। ये समूह में एकता और स्वीकृति का भी प्रतीक है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जब मैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र में होती हूँ, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का खिलखिला कर हंसना बहुत अच्छा लगता है। मैं जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसी कविताएं और कहानियां सुनाती हूँ, कोई ऐसा गेम भी खेलती हूँ जिससे वो खूब हंसते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कहते हैं बचपन हर गम से बेगाना होता है, लेकिन अब तो हंसी में भी थोड़ी सी मिलावट आ गई है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई हंसी तो अपने आप में ही स्वास्थ्य की निशानी है और ये भी वो भी यदि खिली खिली हो तो फिर कहने ही क्या। खिली खिली हंसी ऐसे ही खिलखिलाती रहे। दर्शक तो बस यही कामना करते हुए आशीर्वाद दे सकते हैं कि इस खिली खिली हंसी को आशीर्वाद देते हैं जी, और खिलते रहना चाहिए। और एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि हंसना बेहद जरूरी है, इससे फेस पर ग्लो आता है, साथ ही पॉजिटिविटी का भी संचार होता है और सकारात्मकता आने से जीवन भी खुशहाल होता है। मैं रोज सुबह अपनी योगा क्लास में हास्यासन करती हूँ। जी हाँ, ये भी होता है कि बहुत सारे लोग जब आते हैं योगासन के लिए तो हंसते भी हैं। वो भी एक अच्छी और अभी तो जगह जगह लाफ्टर क्लब खुल गए हैं जहाँ पर एक साथ लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के ताली बजाते हैं और हंसते हैं। और असल में होता क्या है कि एक को हंसता देखकर दूसरे को भी हंसी आ जाती है और वो हंसी ठहाके में बदल जाती है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि खिली खिली सी हंसी बहुत ही अच्छा विषय है। जब मैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र में होती हूँ, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का खिलखिला कर हंसना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसी कविताएं, ऐसी कहानियां सुनाती हूँ, कोई ऐसा गेम भी जिससे वो खूब हंसते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी हंसी से जुड़ी हुई बातें हैं जो पढ़ पढ़कर हमें भी हमारा मन भी खिलखिल हो रहा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हंसता खिलखिलाता चेहरा सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की जो खुशी होती है, हंसी होती है, वो बड़ी प्यारी होती है। और अब व्यंजन की बात हो जाए। जी जी जी, मतलब ये हंसकर बताना चाहती हैं कि हाँ हम भी हंसते हैं। देखिए संगीता जी, एक को हंसी आती है तो सामने वाले को हंसी आ गई। मुझे पता नहीं चलता है क्यों हंस रहे हैं, लेकिन आ जाती है। तो अब खुश रहने के लिए जरूरी है अपनी सेहत की देखभाल। अगर आपके भीतर खुशी भरी है तो निश्चित रूप से हंसी अपने आप बाहर आती है। अगर आप लगातार गमगीन हैं, दर्द से डूबे हुए हैं, दर्द में, तो हंसी कहाँ से आएगी।
जाएगी। तो इसलिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है सेहत की देखभाल करने के लिए अच्छे खान पान का होना बहुत ज़रूरी है, व्यंजनों का। तो बता दें एक रेसिपी। बताइए जी। आपके पास है तो बताइए। नहीं, आप बताइए पहले। झटपट बनाए काजू मटर। काजू 100 ग्राम और मटर के दाने 100 ग्राम, 1 कटोरी प्याज लंबा कटा हुआ, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच टमाटर का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच तेल और चाहें तो थोड़ी सी क्रीम, काजू और मटर के दानों को उबाल लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करें और जीरा और तेज पत्ता चटकाएं, फिर प्याज को सुनहरा होने तक भूनें। जब प्याज भुन जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर डालकर भूनें। स्वाद के अनुसार नमक और सारे सूखे मसाले डालें, अच्छे से भूनें। जब मसाले भून जाएं तो काजू मटर के दाने डालकर 1 कप पानी डालकर उबाल आने तक उसे पकाएं। फिर कसूरी मेथी, थोड़ा सा चाट मसाला भून के एक सर्विंग डिश में पलटें और ऊपर से क्रीम और हरा धनिया डालकर सर्व करें। रोटी बना लें, नान बना लें, चावल बना लें। बिल्कुल। तो अब क्या करें? हाँ, गीत सुनते हैं। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। घड़ी की ओर देखिए संगीता जी, बिल्कुल भी अब वक्त नहीं बचा है कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। हाँ, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली